गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं 15 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ आज क्या भी है, आज है मंडे, यानी कि नया वीक स्टार्ट हुआ है, नया दिन स्टार्ट हुआ है, नई उम्मीदें है, नया जोश है। तो क्या करना है, इसका फायदा उठाना है और अपने पूरे वीक के लिए टारगेट सेट कर लेने हैं कि भाई हमें पूरे वीक में ये काम करना है और अपने 100% एफर्ट्स देने हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डे हैज बीन डिक्लेयर एज द संविधान हत्या दिवस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी है। तो ये किस किस दिन को कर दी है, तो ये तो जिस दिन को कर दी है। अब पहली बात तो यही आ जाती है कि हमारा देश बन गया है ऐसा पहला देश जो संविधान दिवस तो मनाता ही है, अब संविधान हत्या दिवस भी मनाया करेगा। तो हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस हम मनाते हैं कब, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा कब, ये मनाया जाएगा 25 जून को। अब मैम ये 25 जून को क्यों मनाया जाएगा, ऐसा क्या हो गया था 25 जून को जो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में हमें कहा जाना है, हमें जाना है 25 जून 1975 पे। 25 जून 1975 को क्या हुआ था, तो क्या हुआ था 25 जून 1975 को, हमारे भारत में 21 महीनों के लिए 21 महीनों के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। क्या लगा दिया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। अब मैम ये नेशनल इमरजेंसी क्या है, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाती है। देखो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजन में 3 तरह की इमरजेंसी दी हुई है और ये राष्ट्रपति की पावर के अंडर भी आती है। तो 3 इमरजेंसी कौन सी हो जाती है, पहली हो जाती है कौन सी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, और ये किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 352 यानी कि 352 में आती है और ये आर्टिकल हो जाता है इंपॉर्टेंट। दूसरी कौन सी होती है, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 में आती है। तीसरा हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आर्टिकल 360 में आती है यानी कि 360 में आती है। ये तीनों ही आर्टिकल हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो अच्छी बात हो जाती है वो क्या हो जाती है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाई गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम किसके बारे में पढ़ रही थी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी के 2 टाइप होते हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल क्या है, देखो जब भारत पे एक्सटर्नल कोई खतरा हो, जैसे वॉर हो गया या एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, वॉर हो गया या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो इसमें इसमें इन 2 आधारों पर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब ये इंटरनल क्या हुआ फिर, देखो इंटरनल नेशनल इमरजेंसी हुई जब इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाता था, जब इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाता था तो उस आधार पर क्या लगा दी जाती थी, उस आधार पर क्या लगा दिया जाता था, उस आधार पर लगा दी जाती थी क्या, नेशनल इमरजेंसी। अब हुआ क्या, हुआ यही कि 25 जून 25 जून 1975 में किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर 21 महीनों के लिए क्या लगा दी गई, इंटरनल जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगा दी गई। अब ये इमरजेंसी खत्म हुई 1977 में और उसके बाद यहाँ पर कराए गए इलेक्शन, इलेक्शन होने के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिर गई थी। कुछ मैं जितनी बातें बोलती हुई भी आ रही हूँ ना, ये सारी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको भी आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या हुआ था 1977 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई थी, तो फिर किसकी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ इलेक्शन के बाद, यहाँ पे बनी थी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट। और उन्होंने इस इमरजेंसी की जांच कराने के लिए एक कमीशन बनाया था। वो कमीशन कौन सा हो जाता है, वो कमीशन हो जाता है साहा कमीशन। साहा कमीशन, साहा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और बताया कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया गया था,
मिसयूज किया गया था इमरजेंसी के प्रोविजंस का। अब मिसयूज किया गया था तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के और लोग भी इसका मिसयूज कर सकते हैं ना। तो फिर क्या किया गया, मोरारजी देसाई जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। 1978 में क्या लाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो ये इंटरनल डिस्टरबेंस है इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पे क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन यानी कि अगर अब आर्मी विद्रोह करती है हमारे देश में तभी इंटरनल आधार पर इमरजेंसी लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं लगाई जाएगी। इतनी चीजें क्लियर है, क्यों लगाई गई थी, क्या हुआ था, क्या चेंजेस किए गए, सारी चीजें क्लियर हो गई ना। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। यहाँ पे क्या याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, 25 जून को। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे ये पूछ रहा है, पहली बात तो ये आती है कि मलाला डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए, मलाला यूसुफ जी के लिए। मलाला यूसुफ जई के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये मलाला यूसुफ जई कौन हो जाती है, ये हो जाती है कौन, पाकिस्तान की, कहाँ की, पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफी सारे काम किए हैं पाकिस्तान में। इसीलिए इसीलिए इन्हें 2014 में क्या किया गया, इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ ये हो जाती है यंगेस्ट रेसिपिएंट, क्या हो जाती है, ये यंगेस्ट रेसिपिएंट हो जाती है नोबेल प्राइज की। इन्हें मात्र 17 साल की उम्र में, देख रहे हो, बस 17 साल की उम्र में इन्हें क्या मिल गया था, किन से सम्मानित कर दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित कर दिया गया था। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने 2013 में अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई 12 जुलाई को, कब, 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा मलाला डे के रूप में। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक चीज जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर एग्जामिनर थोड़ा हटके कोई क्वेश्चन पूछेगा या डीप में जाके कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि भाई ने 2014 में क्या दिया गया था, 2014 में इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफ जी को, ये यंगेस्ट रेसिपिएंट हो जाती है। अब आपसे क्या पूछेगा कि इसी साल और किसको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऐसा क्यों पूछेगा, क्योंकि जिनको सम्मानित किया गया था वो भी इंडियन हो जाते हैं। वो भी कौन हो जाते हैं, इंडियन हो जाते हैं। और वो कौन थे, इंडियन हो जाते हैं। और वो कौन है, हमारे कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी को भी इन्हीं के साथ नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। देख रहे हो, मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कितने सारे काम किए थे। एक आप लोग हो जिनसे अपनी एजुकेशन ढंग से नहीं हो रही है, वो तो आप लोग पढ़ भी इसलिए रहे हो कि घर वालों का डंडा सर पे है कि भाई अगर इस साल गवर्नमेंट जॉब की में आपका नंबर नहीं आया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया जाएगा और खेतों में भेज दिया जाएगा। इस डर से पढ़ रहे हो आप, है ना। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 99.99% जो लड़के हैं उनका पढ़ने का मोटिव पता है क्या है, शादी। और 99.99% जो लड़कियां है उनका पढ़ने का मोटिव है कि शादी ना करनी पड़े, है ना। सबके अपने अपने दुख है, पर उन दुख से बाहर आओ और ये पढ़ो कि मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इतनी कम उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। आपसे क्या पूछ रहा है, किस स्टेट ने मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना को शुरू कर दिया है। तो किस स्टेट ने कर दिया है, ये कर दिया, अच्छा डायरेक्टली नहीं बताती हूँ, हिंट देती हूँ आपको। हिंट क्या हो जाता है, ये वही स्टेट है, ये वही स्टेट है जो पहला राज्य बन गया है क्या करने वाला, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान लाने वाला। रोड सेफ्टी एक्शन प्लान लाने वाला, सेफ्टी रोड सेफ्टी एक्शन प्लान लाने वाला ये बन गया है फर्स्ट स्टेट। मैम हाँ, आपने कल ही तो पढ़ाया था, भूल गए हम तो, कुछ कुछ याद आ रहा है। चलो एक और हिंट देती हूँ इसी बात पे, ये फर्स्ट स्टेट भी है, एक और फर्स्ट स्टेट है, क्या है,
क्या किया था इसने पहली बार? ये पहली बार लेके आया था बिल, किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए। तो ये कौन सा स्टेट हो जाता है? कौन सा स्टेट हो जाता है? बिल्कुल सही बात, ये हो जाता है राजस्थान। कौन सा स्टेट हो जाता है ये? राजस्थान हो जाता है। अब ये राजस्थान में क्या शुरू हो गया है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, यानी कि अब ये पशु बीमा, यानी कि पशुओं का भी इंश्योरेंस किया जाएगा और 5 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा पशुओं का। किसने शुरू किया है ये शुरू कर दिया है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली फ्रांस एआई कंपनी क्यूतई हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट नेम्ड। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी फ्रांस की एक कंपनी है क्यूताई, जिसका नाम हो जाता है, उसने वर्ल्ड का पहला वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है, एआई वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है। उसका नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम हो जाता है क्या? मोशी। उसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है मोशी। अच्छा, हमने कल ही पढ़ा था किंजल लेली के बारे में, तो ये क्या बन गई है? ये बन गई है फर्स्ट मिस एआई। कहां से बिलोंग करती है? मोरक्को से। कहां से बिलोंग करती है? मोरक्को से ये बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन केरला। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में केरला में किस संस्था ने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है? तो ये किसने कर दिया है? ये कर दिया है किसने? नाबार्ड ने। किसने कर दिया है? नाबार्ड ने। और अगर हम बात करें नाबार्ड के बारे में, अच्छा उससे पहले आप लोग बताओ मुझे, ऐसे कितने लोग हैं जो नाबार्ड के बारे में जानते हैं? सच सच बताना। मुझे ये बता दो, नाबार्ड के बारे में जानते हैं तो छोड़ो कि कब स्टैब्लिश हुआ, ये सारी चीजें छोड़ो। आप ये बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म। गूगल नहीं करना है। आप आपको पहले से पता है कितने लोग ऐसे हैं। आपको अपने अपने वीडियो कॉल वाले चांद की कसम है झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो ग्रहण लग जाएगा चांद पे। सच सच बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोग हैं जो नाबार्ड के बारे में जानते हैं। बाकी हम भी बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या हो जाता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो जाते हैं? मुंबई में हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। अब आएगी आप सभी लोगों की सच्चाई बाहर। नहीं, हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं इसके? मुंबई में हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। और चेयरमैन, चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके। चेयरमैन कौन हो जाते हैं? साजी केवी। साजी केवी कौन जाते हैं इसके? चेयरमैन हो जाते हैं। तो अभी ये जो केरला में योजना लॉन्च की है, प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च कर दिया है? ये लॉन्च कर दिया है नाबार्ड ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? Who won the women singles title in Wimbledon Open? विमिल्डन ओपन 2024 में विमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है किसने? ये जीत लिया है इटली की जैस्मीन पॉलिनी को हराकर। इटली की जैस्मीन पॉलिनी को हराकर किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है बारडोरा बारडोरा किरिजिकोवा। किरिजिकोवा बारडोवा किरिजिकोवा ने ये टाइटल जीत लिया है। और ये कहाँ की है? ये है चेक रिपब्लिक की। कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की हो जाती है। इन्होंने इटली की प्लेयर को हराकर ये टाइटल जीत लिया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू मुझे यहाँ पे आपके लिए याद आ गया। और ये क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाएगा? आज के लिए क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्या हो जाएगा, जिसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग मुझे बताएंगे कि अभी हाल ही में क्या होता, कुछ दिन पहले फ्रेंच ओपन हुआ था, इसमें वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे अभी इसके मेन सिंगल्स किसने जीता है, अभी उसका फाइनल्स नहीं हुआ है। जैसे ही वो हो जाता है तो मैं आपको सारे जितने भी ओपन है, इंपॉर्टेंट ओपन है, इसके बारे में एक बार दोबारा भी पढ़ाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैम पढ़ाएगी तो आंसर नहीं करना है। आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, सभी लोगों को जरूर आंसर करना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? Recently, who has been appointed as the Chief Justice of मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस गुरमीत सिंह।
कौन बन गए हैं? जस्टिस गुरमीत सिंह। ये पहले किसके जो थे चीफ जस्टिस थे वो किस हाई कोर्ट के थे? तो ये पहले थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। और अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जस्टिस श्री लागू जी। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? Recently, which state has received the Agricultural Leadership Award 2024 by the for the best state in the horticulture category? बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में उसने एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 को जीत लिया है। तो देखो क्या हो रहा था इस बार 15 कौन से नंबर की होती? 15वें नंबर के एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड हो रही थी। कहां पर हो रही थी? तो ये कहां पर हो रही थी? न्यू दिल्ली में हो रहे थे। कहाँ पर हो रही थी? न्यू दिल्ली में हो रहे थे। तो इनके लिए एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन के चेयरमैन कौन जाते हैं? उस कमीशन के चेयरमैन थे पी सतशिवम जी। जस्टिस पी सतशिवम जी इस कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी सिफारिश पे ये सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि बेस्ट हॉर्टिकल्चर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये तो मिल गया है नागालैंड को। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर किसको दिया गया था? बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट स्टेट किसको मिला था? महाराष्ट्र को मिला था। हिमाचल प्रदेश को क्या मिल गया है? बेस्ट स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट अवार्ड किसको मिल गया है 2024 में? ये मिल गया है किसको? हिमाचल प्रदेश को। उसके साथ साथ हरियाणा को मिला है बेस्ट स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री। बेस्ट स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री ये किसको मिल गया है? ये मिल गया है हरियाणा को। और जम्मू कश्मीर को क्या मिल गया है? बेस्ट स्टेट फॉर इनोवेशन। बेस्ट स्टेट फॉर इनोवेशन कौन बन गया है? ये बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैम इतने सारे नाम याद करा दिए, लिखवा दिए, ये कैसे याद होंगे? देखो चलो ट्राई करते हैं इनको याद करने का। मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इतनी में शॉर्ट ट्रिक्स याद करेंगे तो रिवीजन कर लेंगे, लेकिन मेमोनिक्स की हेल्प से इनको याद कर सकते हैं। मेमोनिक्स या फिर हम कुछ भी अपना बना सकते हैं, छोटा सा जो जो भी मतलब रिलेट करके कुछ भी याद रख सकते हैं। लेकिन हम कोई भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाएंगे जिसको हमें रटना पड़े। कोशिश करते हैं ना याद करने की। अगर याद हो गया अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो ही जाएंगे। देखो महाराष्ट्र को मिला है बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड। यानी कि महाराष्ट्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? महान। यानी कि ये जो स्टेट है ये महान है, इसीलिए इसको महान अवार्ड दिया गया है। यानी कि बेस्ट है, महान है यानी कि बेस्ट है। किसमें बेस्ट है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो स्टेट बेस्ट है तो वो क्या हुआ? महान हुआ। तो वो कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। दूसरा आता है नागालैंड। नागालैंड को मिला है हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी में। अब नाग से ऐसे याद कर लो कि नाग का पेड़ लगा, नाग यानी कि नीम, नीम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, ये लगाया, इसका पेड़ लगाया। नाग का यानी कि नीम का, आम का, ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हमने। यानी कि क्या करी? बागवानी करी। तो बागवानी हमने कहाँ पे करी? नाग यानी कि नीम यानी कि नागालैंड में। तो नागालैंड को क्या मिल गया? बेस्ट हॉर्टिकल्चर का अवार्ड मिल गया। अच्छा ये तो ठीक है मैम, इतना तो याद हो गया। अब हिमाचल प्रदेश का कैसे याद करें कि फूड प्रोसेसिंग में अवार्ड मिला है? देखो हिमाचल प्रदेश यानी कि वहां पे कैसा है? यानी कि हिली एरिया है, वहां पे कोई ऐसे एग्रीकल्चर का मेन सोर्स रहता नहीं है। तो वो क्या करते हैं? फूड का सेफ्टी सिक्योरिटी करते हैं, यानी कि फूड का क्या करते हैं? फूड की अच्छे से प्रोसेसिंग करते हैं। तो उनको क्या दे दिया गया? फूड का क्या दे दिया गया? बेस्ट फूड प्रोसेसिंग अवार्ड दे दिया गया। ठीक है मैम, ये भी याद हो गया। अब हरियाणा को कैसे याद करें एनिमल हस्बेंड्री के लिए? देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, जितने भी हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इसमें, रेसलिंग में ज्यादातर रेसलिंग के प्लेयर्स हमारे कहाँ से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। और वो रेसलिंग के जो वो इतने तगड़े तगड़े कैसे होते हैं? क्योंकि वो अच्छे से खाते पीते हैं, दूध घी खाते हैं। अब दूध घी खाते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो दूध घी खाने के लिए हरियाणा में क्या करना पड़ेगा? एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करने पड़ेगा। तो बेस्ट पशुपालन के लिए किसको दे दिया गया? हरियाणा को दे दिया गया। ठीक है मैम, ये चारों तो याद हो गए। अब जम्मू कश्मीर का कैसे याद करेंगे? देखो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी रहते हैं वो भी बहुत इनोवेटिव होते हैं। वो रोज नया नया कोई ना कोई आइडिया निकालते ही रहते हैं हमें परेशान करने के लिए।
तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? इनोवेटिव होते हैं। तो जम्मू कश्मीर को क्या अवार्ड दे दिया गया? जम्मू कश्मीर के लोग क्योंकि इनोवेटिव होते हैं तो उनको कैसा अवार्ड दे दिया गया? बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड दे दिया गया। किसमें? किसमें? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में। सिंपल। हो गए याद? है ना? क्या कह रहे हो मैम? कोशिश अच्छी थी। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम। आपसे क्या पूछ रहा है? अभी 16 जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसने एक एडवाइजरी जो काउंसिल है वो बनाई जिसमें 5 मेंबर्स हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन हो जाती है? इन 5 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है तो इनकी चेयरमैन हो जाती है कौन? पूनम गुप्ता जी इसकी क्या हो जाती है? चेयरमैन हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में तो ये 2026 से 31 तक इसका जो रहने वाला है हमारा 16 फाइनेंस कमीशन। उसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होने वाले हैं अरविंद पनगड़िया जी। अभी क्या चल रहा है? 15 फाइनेंस कमीशन। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? 15 फाइनेंस कमीशन के, तो इसके चेयरमैन है एनके सिंह फाइनेंस कमीशन के। अच्छा, फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे केसी नियोगी जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज रिसेंटली बेन स्टोक्स बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड ऑलराउंडर टू टेक 200 विकेट्स एंड स्कोर 6000 होगा 6000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो आपसे क्या पूछ रहा है? लड़कों को तो आंसर पता लग गया होगा, तो ये क्वेश्चन स्पेशली किसके लिए? गर्ल्स के लिए है। उन गर्ल्स के लिए जो क्रिकेट नहीं देखती है। तो जो बेन स्टोक है ये तीसरे ऐसे वर्ल्ड में ऑलराउंडर बन गए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 200 विकेट इन्होंने लिए हैं और 6000 इन्होंने रन भी बना दिए हैं। आपसे पूछ रहा है कि ये किस देश से है? तो ये किस देश से है? ये इंग्लैंड से हो जाते हैं और ये इंग्लैंड के क्या है? इंग्लैंड की टीम के ये कैप्टन है। तो इन्होंने ये थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जो बेन स्टोक जी है ये थर्ड बन गए हैं। और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। नाम हो जाता है बेन स्टोक। किस खेल से? डायरेक्टली भी पूछ लेगा बेन स्टोक किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? क्रिकेट से हो जाते हैं। तो आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अब आप सभी लोगों के लिए जरूरी जानकारी क्या हो जाती है कि पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम क्या हो जाता है? एग्जाम जर्नी। एग्जाम जर्नी 123 ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पे आपको मिल जाएगी आज की पीडीएफ। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। लास्ट में लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, इट इज नॉट द 50th स्ट्राइक दैट ब्रेक द स्टोन बट द प्रीवियस 49। क्या कह रहा है? इट इज नॉट द 50th स्ट्राइक दैट ब्रेक्स द स्टोन इट इज बट द प्रीवियस 49। जब आपने 50वीं स्ट्राइक मारी, 50वीं स्ट्राइक जब मारी स्टोन पे, पत्थर पे, उसकी वजह से पत्थर नहीं टूटा। पत्थर किसकी वजह से टूटा? जो आप कंसिस्टेंटली 49 बार उस पे मारते रहे उसकी वजह से क्या टूटा? पत्थर टूटा। समझ में आई कुछ बात? समझ में बात क्या आई कि एक दिन आपने कुछ कर लिया और उसकी वजह से कुछ, आप सोचते हो ना इतना सक्सेसफुल आदमी है तो उसने ये काम करा इसलिए सक्सेसफुल हो गया। नहीं, छोड़ो वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं कि किसी का एग्जाम निकल गया और आप कहते हो कि अरे वो बता देता है कि अरे मैंने ये करा और मैंने ये पढ़ लिया और लास्ट मैंने ये मॉक लगा लिया तो मेरा एग्जाम निकल गया। एक चीज करने से उसका एग्जाम नहीं निकला, उसके पीछे उसके 49 जो डेली कंसिस्टेंट मेहनत है, जो उसने लगातार मेहनत की, जो वो डेली अपने में इम्प्रूवमेंट करता रहा, डेली पढ़ना, डेली सेम रूटीन को फॉलो करना, अपने में डेली इम्प्रूवमेंट करना, मॉक्स देने, रिवीजन करना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी तब जाकर वो एक एग्जाम निकला है। समझ में आई बात? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।